Assalamu alaikum. We're discussing about the benign prostatic hyperplasia. In the last lecture, we discussed about the prostate anatomy. उसकी lobes हमने देखी, उसकी हमने zones देखे, हमने देखा कि benign prostatic hyperplasia जो है वो कहाँ पर होता है, कौन सी एज में कॉमन होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसी होती है, क्यों इतना बढ़ जाता है, क्या ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा इनलार्ज कर जाता है. फिर वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स कॉम्पोनेंट्स. मैकेनिकल कॉम्पोनेंट होता है जिसको हम स्टैटिक कॉम्पोनेंट भी कहते हैं और डायनामिक कॉम्पोनेंट होता है. फिर वी डिस्कस्ड अबाउट द सिम्टम्स, इरिटेटिव सिम्टम्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स इसके कौन से होते हैं. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस जिसमें हमने हिस्ट्री उसकी ली. हिस्ट्री में हमने उसका IPSS स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद हमने जो है उसकी एग्जामिनेशन की, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फॉर द डिस्टेंडेड ब्लैडर एंड DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन टू असेस द साइज ऑफ द प्रोस्टेट, कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोस्टेट. देन वी परफॉर्म सेवरल इन्वेस्टिगेशंस जो हमारी जनरल भी होती हैं. इसमें से जो प्रोस्टेट रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो हैं हमारी कि हमने इसमें जो है अल्ट्रासाउंड करना होता है विच इज़ द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, जिसमें हमें उसका साइज़ नज़र आ जाएगा, हमें ब्लैडर में पड़ा हुआ यूरिन नज़र आ जाएगा, रिटेंट हुआ होगा वहाँ पे. फिर हमने जो है उसका देखा कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो हमने उसका लेवल ज़रूर चेक करना होता है टू रूल आउट द मैलिग्नेंसी. और इसमें इसके अलावा जो बाकी हमारी होती हैं वो स्टडीज़ जो हैं यूरोडायनेमिक स्टडीज़ हो गई, सिस्टोयूरिथ्रोस्कोपी हो गई, क्योंकि हमने प्रोस्टेटेक्टमी करनी अगर हो, उनके प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करना हो तो उससे पहले हम जो है वो उसकी सारी देख लें कि कहीं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर तो नहीं है, कहीं ब्लैडर स्टोन्स तो नहीं पड़े हुए, कि वो हम पहले निकालें और फिर हम प्रोस्टेट को रिमूव करें. ठीक है. इसके अलावा जो हमारी बाकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं CBC, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं, एक्सरे है, MRI है और CT स्कैन है और IV यूरोग्राफी है. वैसे तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है IV यूरोग्राफी. ठीक है. इसके अलावा जो है ये बाकी सारी जो होती रहती हैं. ठीक है. अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की? आसान सी है ना. देखें, अगर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हुआ हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड ने जो है ना उसको बंद कर दिया हुआ है यूरिथ्रा को. ठीक है. तो ऊपर से जो ब्लैडर होगा वो उसको कॉम्पनसेट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लैडर हाइपरट्रोफी हो जाएगी. ठीक है. स्ट्रेस आएगा ना ब्लैडर के ऊपर तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा. फिर ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, मतलब क्या, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, अब यूरिन बाहर नहीं आएगा. देन ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं क्योंकि यूरिन वहाँ पे इकट्ठा होता शुरू हो गया, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें वहाँ पे, तो स्टोन्स बना देंगी. फिर वहाँ पे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं क्योंकि यूरिन पड़ा हुआ है. वैसे तो वो स्टेराइल होता है यूरिन तो, लेकिन अगर वो इतनी देर तक कहीं कहीं पानी भी पड़ा रहे तो वो गंदा हो जाता है. ठीक है. इसके बाद जो है डिवर्टिक्यूला बन सकता है. आपको पता है ब्लैडर जो है उसके ऊपर जब कंटिन्यूस स्ट्रेस पड़ेगा तो उसकी जो वॉल होगी वो वीक हो जाएगी, और वो जब आपको पता है जब भी वॉल वीक होगी तो उसमें से डिवर्टिक्यूला बनना शुरू हो जाएंगे, जो हमने आपको पता है GIT में डिवर्टिकुलाइटिस भी पढ़ा था, डिवर्टिक्यूला वगैरह पढ़े थे. ठीक है. वो भी इसी वजह से बन रहे थे, वीकनिंग ऑफ द वॉल की वजह से. ठीक है. उसके बाद जो है हिमेचूरिया हो सकता है ऑब्वियसली, और इसके अलावा जो है यूरीमिया हो सकता है. यूरीमिया मतलब कि बॉडी में जो है वो यूरिन जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से यूरिया क्रेटिनिन लेवल्स इंक्रीज़ कर जाएंगे और वो जो है अपने वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे बॉडी में, तो यूरीमिया भी हो सकता है. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस. हमने ज़रूर इनको अवॉइड करना होता है क्योंकि एक दफ़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो फिर पेशेंट की, मरीज़ की हालत मज़ीद ख़राब हो सकती है. तो ये कॉम्प्लिकेशंस हमारे माइंड में होनी चाहिए क्योंकि हमने पेशेंट का इलाज करना है. ठीक है. तो अब ट्रीटमेंट जो है ना वो इसका क्या होता है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है अब ये नहीं है कि हर प्रोस्टेट का ग्लैंड हमें नज़र आए लार्ज है, हमने पकड़ के सबके प्रोस्टेट रिमूव कर देने हैं. नहीं, कुछ लोग जो हैं वो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं खुद ब खुद, हम बस ऑब्ज़र्व करते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जस्ट दवाइयों की ज़रूरत होती है, जिनको सिर्फ हम मेडिकेशंस दें तो वो ठीक हो जाते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं, उनको सीवियर सिम्टम्स हैं. तो जब हमने IPSS स्कोर किया था, सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस केस में हमें ऑब्वियसली सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा. तो हर पेशेंट की इलाज जो है वो सर्जरी नहीं है. ठीक है. क्योंकि सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो हम पेशेंट्स की हालत को देख के, उसका IPSS स्कोर देख के हमने जो है उसकी ट्रीटमेंट करनी है. तो अगर हमारा IPSS स्कोर हमने देखा था कि अगर 8 तक हो, फिर 19 तक और फिर 35 तक, तो 8 तक जो है वो माइल्ड सिम्टम्स हैं. ठीक है. और जो है 19 तक जो है वो जो है मॉडरेट हैं, और 35 तक जो है वो सीवियर है. ठीक है. तो अगर हमारा स्कोर जो है वो 7 से कम है, मतलब ऑलमोस्ट माइल्ड सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ रहा है. ठीक है. तो उस केस में जो है हम उसकी वॉचफुल वेटिंग करेंगे, हम कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हम जस्ट एंड जस्ट ऑब्ज़र्व करेंगे और पेशेंट्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे. मतलब उनको हम कुछ मतलब गाइड भी कर देंगे बिहेवियर टेक्निक्स वगैरह कि जी आपने अपना फ्लूइड इंटेक कम रखना है, कम से कम पानी पीना है,
बेड टाइम पे आपने जो है वो अल्कोहल नहीं लेनी, बेड टाइम पे आपने कोई पानी शानी की कमी करनी है क्योंकि नोक्चूरिया का प्रॉब्लम होगा आपको फिर, ठीक है। आपने अल्कोहल और कैफ़ीन का लेवल कम कर देना है बॉडी में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है इसके बावजूद, तो फिर आप जो है वो हम आपको दवाइयाँ देंगे, ठीक है। तो वॉचफुल वेटिंग जो है ये IPSS स्कोर अगर 7 से कम है, फिर हम करेंगे कुछ चीज़ें वगैरह, पेशेंट को समझा के भेज देंगे कैसे ऐसे आपने कैसे अपना ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही अगर आपका माइल्ड टू मॉडरेट है, मतलब कि अब स्कोर तकरीबन जा रहा है 19 तक, तो फिर आपका जो है वॉचफुल वेटिंग से फ़ायदा नहीं होगा, इसमें आपको दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। तो दवाइयाँ जो हैं वो कौन सी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है क्या हमारी दवाई होनी चाहिए कि वो जो है ना इसको ट्रीट करे? वो जो हमारा मेन कल्प्रिट था ना, जिसने टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट किया था, 5 अल्फा रिडक्टेस, उसको पकड़ के पहले मारो ताकि वो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ना बने और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया ना हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रोस्टेट जो वो दूसरा कर रहा था ना, मैकेनिकल था ना एक दूसरा डायनामिक कंपोनेंट, कि वो कंप्रेस कर रहा था, स्मूथ मसल्स उसके कंट्रैक्ट कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, मसले इरिटेटिव सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो है ना उनको कैसे कम करेंगे कि उसके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर दो, यही हो सकता है ना। तो उसके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए जो हमारे पास ड्रग है दैट इज़ अल्फ़ा ब्लॉकर, ठीक है। वैसे क्या कर रहे थे ये ड्रग्स, वैसे ये क्या कर रहे थे अल्फ़ा एगनिस्ट के उसकी कंट्रैक्शन करवा रहे थे। अब हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स देंगे तो वो रिलैक्स करेंगे, पेशेंट को सुकून आएगा। इसमें जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं दीज आर डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, एल्फ्यूजोसिन, टेम्सुलोसिन, ये सारे होते हैं। ये जो है डायनामिक कंपोनेंट जो है उसको ट्रीट करेंगे, ये बहुत अच्छी तरह रिलीव करते हैं सिम्टम्स को, ठीक है। और माइल्ड टू मॉडरेट जो होता है ना उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन इनका जो मेन साइड इफ़ेक्ट होता है वो मरीज़ को समझा के भेजने वो है पोस्टरल हाइपोटेंशन, ठीक है। इस वजह से आपने इसको रात के टाइम सोने से पहले इस्तेमाल करना है अल्फ़ा ब्लॉकर्स को। देन इज़ 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ये क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन के जो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर रहा था उसको इनहिबिट करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोस्टेट का ग्लैंड का साइज़ होगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, इस वजह से इनको ज़्यादा अरसे तक के लिए देना पड़ता है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा ना, प्रोस्टेट ग्लैंड इतना बड़ा हुआ है, उसको छोटा करते हुए तो टाइम लगेगा ना, ठीक है। जैसे बहुत से लोग होते हैं खाते पीते हैं, मोटे बड़ी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन पतले होते हुए बड़ा टाइम लगता है। इसी तरह प्रोस्टेट भी मोटू हुआ है तो उसको छोटा करने में, पतला करने में टाइम तो लगेगा। तो इस वजह से इन ड्रग्स को हमें 6 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए देना पड़ता है, क्योंकि इनका काम आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो ये भी हम दे देते होते हैं 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारी आती है कि अगर हमारा स्कोर जो है वो 20 से 35 के दरमियान में सीवियर सिम्टम्स हैं, उसमें ना तो हम वॉचफुल वेटिंग कर सकते हैं, ना हम उनको ड्रग्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हमारा काम क्या होगा, सर्जरी, ठीक है। तो सर्जरी जो हम इसमें करते हैं वो होती है प्रोस्टेक्टेक्टमी। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम उनको कहते हैं कि आपको ना कोई दवाई नहीं देनी हमने, जैसे पाकिस्तान में तो दवाई के बगैर मरीज़ कहता है डॉक्टर ने तो इलाज ही नहीं किया ना, तो उनको हम दवाई वैसे एक तो दे भी दे तो एक तो इतना टाइम लगता है दवाई का असर होते हुए, और दूसरा वो खुद भी इतने कंप्लाइंट तो होते कोई नहीं पेशेंट्स, ठीक है। तो जी हम उनको जब ऑप्शंस दे रहे होते हैं कि ये ऑप्शन है, आप सर्जरी भी करवा सकते हैं ये वो, तो वो कहते हैं जी एक टाइम का काम है, सर्जरी करवाओ, जान छुड़ाओ, क्या दवाई इतने अरसे लेनी है, क्या हमने इतना जो है ना कोशिश करनी है कि पानी कम पियो, अल्कोहल ना पियो, कॉफ़ी ना पियो, पानी ना पियो, ये वो, उनको बड़े मसले होते हैं मरीज़ों को, ठीक है। तो वो कहते हैं जी हमें हमारी सर्जरी पकड़ के कर दो डॉक्टर साहब, ठीक है, ताकि हमें एक दफ़ा ही जान छुड़ाएं। तो इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी क्या है कि जब हमने वॉचफुल वेटिंग कर ली, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट कर लिया और फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर बार बार जो है रिकरेंट अटैक आ रहा है एक्यूट रिटेंशन का और पेशेंट बुरी हालत में इमरजेंसी में आता है, या फिर यह है कि रीनल फेलियर डेवलप होना शुरू हो गया, क्योंकि यूरिन वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, वो किडनी को क्या करेगा, फेल करेगा ना, ठीक है। या क्रोनिक रिटेंशन है कि 200 ml से ज़्यादा रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया और यूरोक्रेटिनिन बहुत ज़्यादा हो गया, एंड दे आर डेवलपिंग द हाइड्रोयूरेटर्स, हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू हो गई हैं जो हमने देखी थी पीछे BPH की, उनमें लाइक स्टोन बनना शुरू हो गया ब्लडर में, या फिर रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं,
या हेमरेज हो गया, ये पेशेंट की चॉइस है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अब प्रोस्टेक्टेक्टमी की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उसमें सबसे अच्छी जो होती है वो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन होती है। देखें, अब आपने प्रोस्टेट को जो है ना बॉडी से बाहर निकालना है विदाउट लुकिंग एट द बुक। आप मुझे बताएं प्रोस्टेट को कैसे निकालेंगे बॉडी से बाहर? या तो आप उसी तरह नीचे से जाएंगे यूरिथ्रा के थ्रू और प्रोस्टेट को बाहर निकालेंगे टुकड़े करके, या फिर आप क्या करेंगे, ओपन सर्जरी करेंगे, ठीक है। यही है ना, तो वही है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। जैसे हमने क्या किया था, ब्लैडर ट्यूमर को रिमूव किया था, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, याद है आपको? उसी तरह यूरिथ्रा के थ्रू जाएंगे, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन करेंगे और प्रोस्टेट, दैट विल बी टर्प। ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है, ये मोस्टली हम परफॉर्म करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी कम है। इसका मैं आपको वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, आप देखें ज़रूर, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रांसवेसाइकल प्रोस्टेक्टेक्टमी। ट्रांसवेसाइकल प्रोस्टेक्टेक्टमी मतलब कि आपने स्किन के थ्रू जाना है ना, ओपन सर्जरी करनी है, वहाँ से जाके प्रोस्टेट को रिमूव करना है, ठीक है। रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टेक्टमी भी होती है, जिसमें हम प्यूबिक सिम्फिसिस के पीछे से जाके उसको निकालते हैं। या फिर हमारे पास कुछ मॉडर्न टेक्निक्स भी आजकल आई हुई हैं, लेज़र के थ्रू या इस तरह से ना प्रोस्टेट को बाहर से ही मिनिमली इन्वेसिव एंडोस्कोपिक टेक्निक्स, ठीक है। मैं आपको बता ऐसा ऐसा एडवांसमेंट होती जाती है, फिर एक वक्त आएगा, पता नहीं हम बूढ़े बूढ़े हो गए होंगे, एक वक्त आएगा कि ये जो सर्जरी का नाम होगा ना कि स्किन को फाड़ना, ये फोड़ना फोड़ना, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और वो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। आई थिंक सो कि जी हम बॉडी को खोलते ही क्यों थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक वक्त आएगा तो कि वो कहेंगे, वो हंसेंगे हमारे ऊपर कि हम बॉडी को खोलते ही यूँ थे, ये लोग पागल थे, ठीक है। जैसे हम अपने पुराने लोगों के ऊपर हंसते हैं ना, वो भी हंसा करेंगे। तब तक तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, बॉडी के बाहर बाहर ही सारा कुछ सर्जरी हो जाए करेगी और सर्जरी की शायद डेफिनेशन भी चेंज हो जाए। तो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी आपने वीडियो भी ज़रूर देख लेनी है। सबसे पहले हम क्या डालते हैं, रिसेक्टोस्कोप डालते हैं यूरिथ्रा के अंदर, वो ब्लैडर में चला जाता है। सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी करते हैं, मतलब कि ऑब्वियसली हम प्रोस्टेट को ऐसे तो नहीं निकाल लेंगे, हम पहले देखेंगे इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को, हम ब्लैडर को देखेंगे, हम यूरिथ्रा को देखेंगे, प्रोस्टेट को देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, उसका साइज़ देखेंगे क्या है। फिर हम दोनों यूरिटारिक ओरिफिसेस को देखेंगे, ब्लैडर में देखेंगे कहीं स्टोन्स को ट्यूमर्स तो नहीं पड़े हुए। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा डायाथर्मी होती है ना, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, प्रोस्टेट को, डायाथर्मी मतलब एक जो है ना, समझ लें कि टेम्परेचर होगा थोड़ा, और वो जो है ना प्रोस्टेट को, टिश्यू को जो है ना ब्रेक करेगा, ठीक है। तो रिसेक्शन इज स्टार्टेड फ्रॉम मिड लाइन एट 6 o'clock पोजीशन, और फिर सबसे पहले हम जो है मीडियन लोब को निकालेंगे। क्यों मीडियन लोब को सबसे पहले निकालेंगे? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। और फिर हम जो है 2 लेटरल लोब्स निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वो ऑब्वियसली जैसे अब प्रोस्टेट छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया, तो आपको क्या लगता है हमें अंदर ही रहना चाहिए, उसको अंदर ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए कौन सी चीज़ थी जो हमने देखी थी, कि पीछे भी हमने देखी थी ब्लैडर स्टोन्स में भी, एलिक इवैक्यूएटर, ठीक है। तो वो हम जो है वो करेंगे, एलिक इवैक्यूएटर से उसको निकालेंगे, और वो जो हमारा टिश्यू होगा जो हमारे पास आएगा, क्योंकि हमने प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के ऊपर भी रिलाई नहीं करना, हमने अपनी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे भी रिलाई नहीं करना, हमने उस जो सैंपल हमारे पास आया उसको हमने बायोप्सी के लिए ज़रूर भेजना है टू रूल आउट द कैंसर, ठीक है। तो ये मैंने नीचे स्टेप्स भी आपको समराइज़ कर दिए हैं। सबसे पहले हम रिसेक्टोस्कोप डालेंगे, सिस्टो यूरेथ्रोस्कोप डालेंगे, उससे सारा कुछ विजुलाइज़ करेंगे, कोई स्टोन्स तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्स तो नहीं है, कोई कैंसर का मैस तो नहीं है। ब्लैडर को देखेंगे, यूरेटर्स को देखेंगे, और उनकी जो ओरिफिसेस होती हैं जो एंटर हो रही होती हैं ब्लैडर के अंदर, प्रोस्टेट का साइज़ वगैरह देखेंगे। फिर हम जो है अपना सर्जरी शुरू करेंगे, जिसमें हम डायाथर्मी लूप घुसाएंगे। सबसे पहले प्रोस्टेट का जो 6 o'clock पोजीशन से शुरू करते हुए मीडियन लोब सबसे पहले उतारेंगे, फिर दोनों लैटरल लोब्स, फिर उनको निकालने के लिए एलिक इवैक्यूएटर होगा, वो उससे हम उनको बाहर निकालेंगे, प्रोस्टेट टिश्यू को हम वापसी के लिए भेज देंगे, ठीक है।
जो भी ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं उनको हम जो है ऑब्वियसली जो भी ब्लीडिंग होती है उसको हम जो है वो हीमोस्टेसिस करते हैं उसकी। फिर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि उन्होंने ये कहा हुआ है कि इधर ना एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ये टर्ब प्रोसीजर कर रहे होते हैं ना तो हमें कंटिन्यूसली वहाँ पे पानी फेंकना पड़ता है, इरिगेशन करनी पड़ती है। पानी मींस ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन करनी पड़ती है, ग्लाइसिन देनी पड़ती है। अब इसका नुकसान ये होता है कि जब हम इरिगेशन कर रहे हैं ग्लाइसिन के थ्रू, तो वो ग्लाइसिन जो है वो क्या करेगी कि वो सर्कुलेशन में चली जाएगी और सर्कुलेशन की वजह से हाइपोनेट्रीमिया और फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, जिसकी वजह से ना पेशेंट मतलब हाइपोटेंशन में एक किस्म का जा सकता है। दिस इज़ नोन एज टर्ब सिंड्रोम, ठीक है। तो ये एक मसला होता है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम पेशेंट की जो ट्रीटमेंट करते हैं वो ये करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बॉडी के अंदर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड है, तो हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे। बॉडी में जो फ्लूइड जमा हुआ है उसको डायरेटिक्स के थ्रू बाहर निकालेंगे और उसकी जगह हम नॉर्मल सेलाइन डालते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन नहीं देते, नॉर्मल सेलाइन देते हैं ताकि उससे सफाई हो। इसके अलावा हम जो है वो ग्लाइसिन अगर यूज़ भी करनी है तो नियर आइसोटोनिक जो है ना वो करें और कंटिन्यूसली पेशेंट की मॉनिटरिंग करते रहें। और फिर हमने क्या करना होता है, 3-वे फॉलीज कैथेटर जो है ना वो हमने डाल देना होता है, कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन, ताकि विद नॉर्मल सलाइन टू अवॉइड क्लॉट रिटेंशन, ठीक है। तो प्रोसीजर समझ आया इसका टर्ब का। सबसे पहले रिसेक्टोस्कोप, फिर सारा को विजुलाइज़ किया, फिर हमने जो है वो डायाथर्मी की, मीडियन लोब निकाला, लैटरल लोब्स निकाले, इलेक्वेटर से सब कुछ बाहर निकाला, ठीक है, सब कुछ बाहर आ गया। तो हमने जो है वो उसको सैंपल के लिए भेज दिया लैब में हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। फिर हमने क्या किया, उस दौरान जो हम ग्लाइसिन यूज़ कर रहे थे इरिगेशन, उसकी वजह से टर्ब सिंड्रोम हो सकता था, उसकी हमने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की। अगर कुछ मसला हो गया तो नॉर्मल सेलाइन या फिर आइसोटोनिक, नियर आइसोटोनिक ग्लाइसिन से रिप्लेस किया, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की, डायरेटिक्स दिए, और फिर अपना सारा प्रोसीजर करने के बाद आपको लगता है प्रोस्टेट बॉडी से रिमूव हुआ है, सर्जरी हुई है पेशेंट की, तो वो क्या पहले की तरह यूरिन कर सकेगा? नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो उसके लिए फिर आप जो है फोलिस कैथेटर इंसर्ट कर दे दो, जो कंटिन्यूस जो है उसको फ्लूइड, एक तो इरिगेशन करता रहता है, ब्लैडर की सफाई करता रहता है और नॉर्मल सेलाइन के साथ, और क्लॉट रिटेंशन भी नहीं होने देता। तो ये आपका सारा प्रोसीजर था। फिर अब जो हमारा ये प्रोसीजर है ट्रांसवेसाइकल प्रोस्टेटेक्टमी, जिस पे हमारे ज़माने के लोगों ने हंसना है, वो है ये वाला, क्योंकि ये आउटडेटेड है। अब कोई भी नहीं चाहता कि जी हमारी जो है ना ओपन सर्जरी हो प्रोस्टेट की, ठीक है। तो ये उन लोगों में परफॉर्म किया जाता है जो जिनका प्रोस्टेट बहुत इनलार्ज कर गया, ठीक है। और इसमें फिर हम वही करते हैं कि ब्लैडर को विसाइकोलिथोटमी जैसे हमने की थी ना, कि ब्लैडर को ओपन किया, इसको ओपन किया, वो उसको ओपन किया, वो कर कुर के ना फिर हम उसकी रिमूवल करते हैं, ठीक है। इसी प्रोसीजर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने नाम याद रखना है। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं ट्रांसवेसाइकल प्रोस्टेटेक्टमी की? मोस्ट कॉमनली हेमरेज, ओपन सर्जरी कर रहे हैं, खून तो बहेगा ही, ठीक है। इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन ड्यू टू स्फिंक्टर डैमेज भी कर सकते हैं, इतने अच्छे सर्जन तो होते कोई नहीं, ठीक है। तो स्फिंक्टर डैमेज कर सकते हैं जिसकी वजह से यूरिन के फर्दर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, सेप्सिस हो सकती है, भाई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। देखिए किसी भी प्रोसीजर के लिए ना आपने हिट याद रखना है, हिट, ठीक है। हिट में क्या है, ये तो सबके लिए जनरल है, हेमरेज, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ठीक है। तो ये तो होगा ही। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकती है, ब्लैडर नेक स्ट्रक्चर बन सकता है क्योंकि वहाँ पे फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी इन्फ्लेमेशन की वजह से, रिकरेंस हो सकती है, ठीक है। तो न्यू ट्रीटमेंट्स भी हमारे पास आ गए, जिसमें लेज़र हम जो यूज़ करते हैं उसमें हॉलप है, लेज़र के थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रोवेपोराइजेशन करते हैं जिसको ट्यूब कहते हैं, नीडल एब्लेशन करते हैं जिसको ट्यूना कहते हैं, ट्यूना एक फ़िश भी होती है ना, टूना फ़िश। और इसके अलावा माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी करते हैं, ठीक है, टम्प्ड कहते हैं। ये नए प्रोसीजर्स आ गए हैं, मैंने बताया ना। अब हम इनकी तरफ ही मूव करेंगे, कोई हमें ट्रांसयूरेथ्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से लेज़र मार दिया, इलेक्ट्रोवेपोराइजेशन कर दी, नीडल एब्लेशन कर दी, ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी कर दी, ठीक है। तो न्यूअर टेक्निक में मोस्ट पॉपुलर अभी तक जो है ये हॉलप ही है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव है और
इसमें हम जो है बहुत इस वजह से हॉलिप जो है, क्योंकि बाकी सारे वही हैं ना ट्रांसयूरेथ्रल ही, तो हॉलिप जो है ना वो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट है प्रोस्टेट की। उनको रिलैक्स करने के लिए फ्लड ब्लॉकर्स, श्रिंक करने के लिए 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स, ब्लैडर के लिए उसके मसल के रिलैक्सेंट्स देंगे जिस एंटीकोलिनर्जिक्स। दिस इज़ एक्चुअली ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट टर्ब प्रोसीजर। नीचे से डालेंगे प्रोस्टेट को, थोड़ेंगे बाहर निकालेंगे। दिस इज़ ट्रांसवेसाइकल, ये देखें स्किन के थ्रू गए, सारे मसल्स को क्रॉस किया, ब्लडर में आए और यहाँ से जो है ना प्रोस्टेट को निकाल के बाहर लाएंगे। दिस इज़ ट्रांसवेसाइकल अप्रोच। सो म्यूकस डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट वाला जो है, इसमें डीडीज़ आपने बताने हैं। तो डीडीज़ क्या हो सकते हैं? बीपीएच हो सकता है, बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, कार्सिनोमा हो सकता है और पोस्टीरियर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन अराइज इफ द प्रॉब्लम इज़ नॉट ट्रीटेड? तो क्या हो सकता है? बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया की कॉम्प्लिकेशंस आपने पढ़ी है ना, कोई लिखते नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ब्लडर हाइपरट्रॉफी, हाइड्रोयूरेटर्स, हाइड्रोनेफ्रोसिस, रीनल फेलियर हो सकता है, और एजोटीमिया यूरीमिया हो सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, रीनल स्टोन्स बन सकते हैं, हिमेचूरिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला, इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो क्वेश्चन है 60 ईयर्स ओल्ड मेल वाला, ये वाला करें पहले। 60 ईयर्स ओल्ड में मेल जो है ना सफरिंग फ्रॉम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, सिम्टम्स एंड साइंस जो है वो क्या हो सकते हैं? तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और वही वाले जो हमारे इरिटेटिव सिम्टम्स और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, उनको आपने क्लासीफाई करके 2 साइड्स पे बना के लिख देना अच्छा सा। ठीक है, साइंस क्या होंगे? डिस्टेंडेड ब्लैडर मिलेगा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे हम साइज़ देखेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे, म्यूकोजल मोबिलिटी देखेंगे प्रोस्टेट की। ठीक है, कि वो फिक्स है या फिर मूव कर रहा है। फिर हम सॉफ्ट, स्मूथ एंड लार्ज प्रोस्टेट हमें मिलेगा इस केस में जो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, और यूरिनरी रिटेंशन की वजह से एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो है वो करेंगे और डिस्टेंडेड ब्लैडर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब इसकी जो मैनेजमेंट है, अगर वो पूछते हैं तो आपने बताना है कि इमरजेंसी में वी विल परफॉर्म द फुली कैथेटराइजेशन, पेन किलर्स देंगे। मेडिकल में वी हैव अल्फा ब्लॉकर्स, 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स, और सर्जिकल में वी हैव ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन, ट्रांसवेसाइकल प्रोस्टेक्टेक्टमी और रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टेक्टमी हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आप ये वाला करते हैं, पिछले वाला। सो इन्होंने पूछा है कि यूरोडायनेमिक क्राइटेरिया क्या है हमारे पीपीएच का? दैट इज़ इनकॉन्टिनेंस, पेनफुल यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, sudden and strong urge to urinate, problem starting the urine, which is hesitancy, problem emptying the bladder completely, and recurrent UTIs. उसके बाद इसका मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने पूछा हुआ है। ड्रग्स जो होती हैं इसके लिए, एल्फा ब्लॉकर्स सच एज डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, एल्फ्यूजिसिन, टेम्सोलिसिन, और इसके अलावा वी हैव द 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स, और इसके अलावा आप एंटीकोलिनर्जिक्स लिख सकते हैं टू रिलैक्स द ब्लैडर मसल्स। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है? ट्रांसवेसाइकल प्रोस्टेक्टेक्टमी, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टेक्टमी, एंड मॉडर्न मिनिमल इन्वेसिव एंडोस्कोपिक टेक्निक्स। जिसमें वी हैव हॉलिप, ट्यूना, टम्प्ड एंड ट्विप। ठीक है, फिर इसके अलावा पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन सिंड्रोम। तो इसमें बताएंगे कि इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट प्रोसीजर। क्यों होता है? जो हम कर रहे होते हैं इसमें यूज़ ग्लाइसिन, वो क्या करती है, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो जाती है फ्लूइड की हमारे जो प्रोस्टेटिक वीनस साइनसेस होते हैं उनके अंदर, तो इरिगेशन के दौरान, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है बॉडी में और हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, विच इज़ नोन एज टॉप सिंड्रोम। So this is all about the benign prostatic hyperplasia.